देश में कहने को तो लोकतंत्र है, सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उन सारी संस्थाओं पर इस कदर कब्जा कर लिया गया है कि शासन के सहयोग का मतलब शासन के सामने झुक जाना हुआ है। आज विपक्ष में होना, सत्ता के खिलाफ होना, लोकतंत्र और न्याय की बात करना एंटी नेशनल बन गया। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर हुआ यह है कि हम सारे लोग, भारत में रहने वाले नागरिक की जगह राजनीतिक पार्टियों के मेंबर जैसे बिहेव करने लगे। नमस्कार, अनफोल्डिंग हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका स्वागत। आज बात होगी भारत जोड़ो यात्रा की। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। तमिलनाडु पूरा चल चुके हैं वो लोग, केरला में हैं इस समय, और आगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक जाने का प्लान है। यानी लगभग पूरा भारत कवर करने का, दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगभग पूरा भारत कवर करने का प्लान है। और इस रूप में भारत के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में भी इतनी लंबी यात्रा आज के पहले नहीं हुई है। अब यात्रा शुरू हुई तो तमाशे होने ही थे। पहला तमाशा टी शर्ट पे हुआ, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फेक वीडियोस वायरल किए गए, तमाम सारी की बातें लगातार हुई। इधर राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की तो एक नया शिगुफा छोड़ा गया केजरीवाल द्वारा। वो भी कोई नंबर 1 यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। यात्रा कहां चल रही है, कैसे चल रही है पता नहीं, लेकिन घोषणा तो उन्होंने की हुई है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक था कि यात्रा जब केरल में पहुंची तो वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठन ने इसका विरोध किया। बताया जाता है कि एक एग्रीकल्चर कॉलेज था जहां रात को इसे रुकना था, वहां पर वामपंथी छात्रों ने विरोध किया तो तुरंत हस्तक्षेप करके उनसे टकराहट लेने की जगह बगल में रुकने की व्यवस्था की गई। एक पोस्टर भी निकाला गया जिस पोस्टर में सवाल पूछा गया कि आखिर केरला में इतने दिन यात्रा है, यूपी में सिर्फ 2 दिन क्यों है। और बैड टेस्ट में था वो कुल मिला जुला के। जिस समय विपक्षी एकता की जरूरत है उस समय इस तरह की चीजें कुल मिला जुला कर बैड टेस्ट में थी। और वो खास तौर पे तब जब राहुल गांधी बार बार खुद कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो राजनैतिक यात्रा नहीं है। और ये साबित करने के लिए ना केवल उन्होंने सिविल संगठनों के लोगों को साथ में लिया है, बल्कि जो यात्रा चल रही है उसमें कांग्रेस के झंडे हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, देश का झंडा तिरंगा दिखाई दे रहा है। खैर, उसके अगले ही दिन हमने दृश्य देखे कि यात्रा जिस शहर में प्रवेश कर रही थी, वामपंथी संगठन के लोग अपना लाल झंडा लिए हुए उस यात्रा का स्वागत कर रहे थे। उम्मीद है कि इस तरह की छोटी मोटी चीजें आगे दोहराई नहीं जाएंगी। लेकिन यात्रा तो वर्तमान है। आप सोच सकते हैं कि हिस्ट्री के एक एपिसोड में, हिस्ट्री के एक वीडियो में मैं वर्तमान की क्यों बात कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि वर्तमान कभी इतिहास से मुक्त नहीं होता है। वर्तमान की जड़ें हमेशा इतिहास में होती हैं। तो आज हम कुछ यात्राओं की बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा की थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। एक यात्रा जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय को भूली होगी, दांडी यात्रा। आप जानते हैं कि नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था और इस टैक्स के खिलाफ अंग्रेजों ने यह टैक्स लगाया था। और इस टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च पे निकले थे। इरादा यह था कि समुद्र के तट पर पहुंचेंगे और वहां नमक बनाकर कानून तोड़ेंगे। यानी एक यात्रा जो औपनिवेशिक सरकार का कानून तोड़कर नमक पर लगाए गए टैक्स के विरोध में थी। इतनी बात तो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन दांडी यात्रा पर किस तरह के अत्याचार हुए यह बहुत कम लोगों को पता है। अप्रैल 1930 में जब यह यात्रा दांडी पहुंची और वहां पर नमक बनाने के प्रयास शुरू हुए तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज खामोश बैठे हुए थे। वहां एक पूरी पलटन थी। यात्री जैसे ही आगे बढ़ते थे नमक बनाने के लिए, पुलिस की लाठियों का प्रहार होता था, सिर फूट जाता था, खून बहता था, सत्याग्रही जमीन पे गिर जाता था, लेकिन उसके पीछे लगा हुआ सत्याग्रही बिना डरे, बिना भय के आगे बढ़ता था। फिर उसका भी यही हश्र होता था। गांधी की अहिंसा को लेकर अक्सर बातें होती हैं
लेकिन बाकी सब अगर छोड़ दें, केवल दांडी यात्रा को याद रखें, देखें अगर उसे, तो आपके समझ में आएगा कि इस तरह की पुलिसिया हिंसा के सामने बिना डरे, बिना भय, बिना कांपे हुए सत्याग्रही जो आगे बढ़ रहे थे वो कमजोर नहीं, बेहद मजबूत लोग थे। कमजोर आदमी तो पुलिस की लाठी देखते ही भाग जाता है। कमजोर आदमी अपने साथी का बहता हुआ खून देखकर भाग जाता है, डर जाता है। लेकिन यह महात्मा गांधी की ट्रेनिंग थी, अहिंसा की ट्रेनिंग थी कि किसी डर की जगह गांधी के सत्याग्रही लगातार आगे बढ़ते रहे और अंततः जो लक्ष्य था कानून तोड़ने का वो पूरा हुआ। दांडी यात्रा भारत की राजनीति में, आजादी की लड़ाई में एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेप की तरह इसलिए भी दर्ज की जाती है कि अहिंसा का जो सिद्धांत था गांधी का, वो कागजों से निकलकर जमीन पर साफ साफ दिखाई दिया था और शायद पहली बार एक कानून को तोड़ने के लिए इस तरह से जन सहयोग लेकर गांधी सफल हुए थे। एक और यात्रा मैं आपको याद दिलाता हूं जिसको, इसके बारे में भारतीयों को शायद पता नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग, साल 1965, जगह अमेरिका। अश्वेत नागरिक जो अमेरिका के हैं उनके साथ कैसे कैसे अन्याय हुए हैं, कैसे दास प्रथा रही है और बाकी सारी चीजें रही हैं, वो सब आप जानते हैं। लेकिन अश्वेतों के खिलाफ जो कानूनी भेदभाव था, कानूनी स्तर पर अश्वेतों को जिस तरह से कमतर रखा गया था, उसकी मुखालिफत के लिए मार्टिन लूथर किंग ने 1965 में अमेरिका में एक यात्रा निकाली थी, 25,000 अश्वेतों को साथ लेकर। मार्टिन लूथर किंग गांधी को अपनी प्रेरणा मानते थे, गांधी के अहिंसक आंदोलन को अपनी प्रेरणा मानते थे और उसी प्रेरणा से 25,000 लोगों के साथ वो अमेरिका की सड़कों पर उतरे, लंबी पदयात्रा की और मांग की कि अश्वेतों के जो खिलाफ कानून हैं वो बंद किए जाएं, कानूनन स्तर पर अश्वेतों को बराबर अधिकार दिए जाएं। और ये यात्रा भी सफल रही। अमेरिका में अश्वेतों को कानून में बराबरी देने का फैसला हुआ। और एक और हकीकत जिसे बताते हुए थोड़ा दुख भी होता है, जैसे यहां पर नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे ने गांधी की हत्या कर दी थी, वैसे ही अमेरिका में भी मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई। मार्टिन लूथर किंग गांधी के कदमों पर चलते हुए जिंदा रहे और गांधी के कदमों पर चलते हुए शहीद हो गए। एक और अगर यात्रा आप याद करेंगे तो वो गांधी के एक शिष्य विनोबा भावे की यात्रा थी। आप जानते हैं कि 1940s में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात गांधी ने की तो जिस आदमी को पहला सत्याग्रही चुना था वो थे आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे का किस्सा बड़ा मजेदार है। बनारस में वो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय गांधी अफ्रीका से लौट के आए थे, बीएचयू का उद्घाटन होना था और उस उद्घाटन में गांधी भी पहुंचे थे। वहां पर गांधी ने जो बातें की उससे विनोबा भावे जो उस समय के युवा छात्र थे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने एक पत्र लिखा, गांधी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और उसके बाद विनोबा भावे गांधी से कभी अलग नहीं हुए। तो गांधी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने भूदान के लिए एक लंबी यात्रा की थी। 56,000 किलोमीटर की ये जो यात्रा थी उनकी, इस यात्रा में उन्होंने भूदान के लिए अपील की थी, यानी जिनके पास अतिरिक्त जमीनें हैं वो गरीबों को या सरकार को सामाजिक कामों के लिए जमीन दान कर दें। इसमें भी उन्हें काफी सफलता मिली थी और आचार्य विनोबा भावे की इस पदयात्रा को भी भारतीय इतिहास में दर्ज किया जाता है। एक यात्रा आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको जरूर याद होगा, वो यात्रा की थी सुनील दत्त ने। और कब की थी? जब पंजाब में हिंसा बहुत बढ़ गई थी 1987 में। उन्होंने यात्रा की थी मुंबई से लेकर अमृतसर की शांति के लिए। अभी भी आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी उस जमाने की तस्वीरें सुनील दत्त साहब की मिल जाएंगी। वो यात्रा बंबई से शुरू होकर, जैसा मैंने आपको बताया, अमृतसर तक चली थी। लेकिन जब भी कोई रास्ता खुलता है तो जरूरी नहीं कि उस पर एक तरह के लोग भी चलें। इस देश में कम से कम एक ऐसी यात्रा हुई है जो शांति और सद्भाव के लिए नहीं हुई थी। याद आया? राम जन्मभूमि के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी और जिसके सारथी थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये यात्रा पूरे देश में निकली थी। पहली बात तो ये पदयात्रा नहीं थी, एक सजा संवरा रथ था।
एक बड़ी गाड़ी थी जिसको रथ के रूप में कन्वर्ट किया गया था, और ये यात्रा जहां जहां गई लगभग हर जगह हिंसा हुई, दंगे हुए, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य, जैसा मैंने आपको बताया, वो शांति स्थापित करना नहीं था। ये पूरी तरह से धार्मिक बाने में की गई एक पॉलिटिकल यात्रा थी, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत किया जाए, जिसका उद्देश्य था कि देश भर में हिंदुओं को राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर भड़काया जाए। आप जानते हैं, इस यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने बिहार में नहीं घुसने दिया था, आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था, और जिसकी कीमत वो तब से लगातार चुका रहे हैं। तो ये एक यात्रा मैंने आपको बताई, जिसको कहा तो यात्रा गया था, लेकिन पद यात्रा नहीं थी, ये गाड़ी में की गई यात्रा थी, और इसने भारत में धार्मिक माहौल को, सामाजिक माहौल को विषाक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। एक और यात्रा उसी जमाने में हुई थी, थोड़ा आगे पीछे, एनटी रामाराव ने भी अपना रथ निकाला था। वो भी पैदल यात्रा नहीं थी, वो भी एक सजे सवरे रथ में निकली थी, और उसका उद्देश्य भी अपनी पार्टी को मजबूत करना और सत्ता को मजबूत करना था। लेकिन विपक्ष की एक यात्रा समाजवादी चंद्रशेखर जी ने निकाली थी, जो शुरू तो कन्याकुमारी से ही हुई थी, लेकिन खत्म हो गई थी वो जाकर दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर। यह यात्रा इंदिरा गांधी के राज्य के खिलाफ थी, इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ थी। काफी सफलता इसे भी मिली थी, काफी जनता इसके साथ भी आई थी। चंद्रशेखर समाजवादी थे और समाजवादी गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उसी आदर्श को मानते हुए उन्होंने भी पद यात्रा की थी। अब उसका तुरंत कोई बड़ा राजनीतिक लाभ तो नहीं मिला, लेकिन यह भी इतिहास की एक आयरनी है, विडंबना है, कि बाद में जब चंद्रशेखर 40 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने, तो उनको समर्थन देने वाले थे उसी इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, जिसके खिलाफ उन्होंने यात्रा निकाली थी। तो ये कुछ यात्राएं थी, अलग अलग समय पे निकाली हुई, अलग अलग उद्देश्यों से। भारत जोड़ो यात्रा को मैं कैसे देख पाता हूं? भारत जोड़ो यात्रा को निश्चित रूप से मैं इन्हीं यात्राओं के क्रम में देख पाता हूं, चाहे वो डांडी यात्रा हो, चाहे मार्टिन लूथर किंग की यात्रा हो, चाहे वो आदरणीय सुनील दत्त की यात्रा हो। इन सब यात्राओं के क्रम में मैं भारत जोड़ो यात्रा को देख पाता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के जो दो संयोजक हमें दिखाई देते हैं, जयराम रमेश जी और दिग्विजय सिंह जी, उसमें से दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा यात्रा निकाली थी, अगर आपको याद होगा, 2018 के चुनावों के पहले मध्य प्रदेश में, और उस यात्रा का असर हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काफी वर्षों बाद आई, हालांकि खरीद फरोख्त के जो ऑपरेशन लोटस चलता है हमारे देश में, जिसमें विधायकों को खरीद लिया जाता है, उसके तहत वो सरकार गिरा दी गई। लेकिन वो यात्रा इस रूप में सफल रही कि बहुत दिनों बाद पार्टी को जनता से वो सीधे जोड़ने में सफल रहे। तो शायद इसी अनुभव के आधार पर दिग्विजय सिंह जी इसके कोऑर्डिनेटर हैं, इसके जो लोग इसको प्लान कर रहे हैं उनमें शामिल हैं। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात करता हूं तो मैं भारत छोड़ो आंदोलन की भी बात करता हूं। क्यों? आप अगर देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया था शुरू में, और असहयोग था वो। बहुत सीधी सी बात थी कि उन्होंने कहा था कि मैं हिटलर के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। हिटलर को एक पत्र भी उन्होंने लिखा था, बोले हिटलर के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो फांसीवादी है, वो अपने पड़ोसियों को तबाह कर रहा है। लेकिन अगर आप उन लोगों को लोकतंत्र देने की बात कर रहे हैं जिनका शोषण, जिनका उत्पीड़न हिटलर कर रहा है, तो भारत में जो इतने लंबे समय से ब्रिटिश राज बना हुआ है, उससे मुक्ति देने का भी वादा कीजिए। यह वादा करने को अंग्रेज तैयार नहीं थे, इसलिए नारा दिया गया कि यह है साम्राज्यवादी लड़ाई, न देंगे एक भाई, न देंगे एक पाई। और असहयोग था, जिसमें सारे लोगों को उठाकर जेल में डाला गया, और क्या क्या हुआ। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ऐसी बनी है कि देश में कहने को तो लोकतंत्र है, सारी संस्थाएं हैं, लेकिन उन सारी संस्थाओं पर इस कदर कब्जा कर लिया गया है कि शासन के सहयोग का मतलब शासन के सामने झुक जाना हुआ है। आज विपक्ष में होना, सत्ता के खिलाफ होना, लोकतंत्र और न्याय की बात करना एंटी नेशनल बन गया है। और इसका असर क्या हुआ है? इसका असर हुआ यह है कि हम सारे लोग, भारत में रहने वाले नागरिक की जगह राजनीतिक पार्टियों के मेंबर जैसे बिहेव करने लगे। एक बड़ी संख्या ऐसी है जो सरकार कुछ भी करे
उसका समर्थन करेगी, जो कीमत बढ़ाने का भी समर्थन करने लगती है। पहले मंत्री लोग, विधायक लोग, एमपी लोग आके कीमत बढ़ाने के पीछे तर्क देते थे। अब हालत यह है कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल आम लोग कीमत बढ़ाने के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अग्निवीर योजना आती है, पक्की नौकरियां छीन ली जाती हैं, सरकार को छोड़िए, सरकार के जो समर्थक हैं उसको सही बताना शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सुनने को ही तैयार नहीं है। अपराधी, जब अपराध कोई होता है तो पहले देखते हैं कि जिसके साथ अपराध हुआ उसका धर्म क्या है और जिसने अपराध किया उसका धर्म क्या है। अगर वो अपराधी उनके अपने धर्म का है तो उसके समर्थन में जुलूस निकालते हैं, हिंदुस्तान का झंडा लेकर आ जाते हैं। अगर अपराधी दूसरे धर्म का है तो उसके लिए सजा की मांग करते हैं। अगर ये देश का टूटना नहीं है तो क्या है? एक जुड़े हुए देश का मतलब यह होता है कि देश का नागरिक संविधान को सर्वोच्च माने, अपने अधिकारों को लेकर लगातार सचेत रहे और सरकार से सवाल करे। एक टूटे हुए देश का मतलब यह होता है कि नागरिक अपने अधिकारों और संविधान की जगह धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर सोचना शुरू कर दे। सोचिए क्या हालत हो गई है कि हमारा एक प्लेयर एक गलती करता है एक इंपॉर्टेंट मैच में और उसको खालिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। ये क्या है? ये अपने ही लोगों को दुश्मन बनाना है, ये अपनी ही दरारों को और चौड़ा करना है। ऐसे में अगर एक लीडर और उसके साथ के लोग ये कहते हुए यात्रा पर निकलते हैं कि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, हम देश को जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों के मन से नफरत निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग संविधान के बारे में सोचना शुरू करें, अपने अधिकारों के बारे में सोचना शुरू करें, हम चाहते हैं कि इस देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें और न्याय हो, तो इस यात्रा को दांडी यात्रा या मार्टिन लूथर किंग की यात्रा के क्रम में क्यों ना माना जाए। गांधी की यात्रा थी एक कर के खिलाफ, एक ऐसा टैक्स जो विदेश के लोगों ने लगाया था। यहां यह पदयात्रा है महंगाई के कारण, महंगाई के खिलाफ, एक ऐसी महंगाई और बेरोजगारी जो इस देश के अपनी सरकार ने थोपी है हमारे ऊपर अपने पसंदीदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी हों, इसके बाद होने वाले चुनाव कोई जीते कोई हारे, महत्वपूर्ण यह है कि एक नागरिक के रूप में हम अपना धर्म निभाएं, संविधान के सर्वोपरि होने की बात बार बार की जाए, बार बार कहा जाए कि इस देश में हमारे पुरखों ने एक ऐसा संविधान बनाया था जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, सबको बराबर मानता है। बार बार कहा जाए कि एक नागरिक के रूप में हमारा अधिकार है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमें चिकित्सा मिले, देश का माहौल अच्छा रहे और जो सत्ता है वो किसी बादशाह की तरह, किसी सम्राट की तरह नहीं बल्कि हमारे प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करे। अब तक की जो यात्रा है उसके जो विजुअल्स आए हैं, जिस तरह से वो आम लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें कर रहे हैं और जिस तरह से नागरिक समाज का एक समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, ये उम्मीद जगाता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक बेहतर नागरिक बनने के क्रम में, देश का एक बेहतर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक माहौल बनाने के क्रम में और देश का पुनर्निर्माण जिस तरह से होना चाहिए, सांप्रदायिक नफरत का अंत करके, उसके क्रम में एक महत्वपूर्ण स्टेप साबित होने जा रही है। इसीलिए एक लेखक के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मैं भारत जोड़ो यात्रा का पूरा समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इस तरह की यात्राएं और भी विपक्षी दल, सिविल लिबर्टी संस्थाएं और बाकी सारे लोग, भले वो 500 किलोमीटर की हो, 100 किलोमीटर की हो, जरूर करें। और जो कुछ नहीं कर सकता है वो कम से कम, जिसके पास सोशल मीडिया है और बाकी सारी चीजें हैं, वो अपने इतिहास को दोबारा से पढ़ते हुए दांडी यात्रा को, आचार्य विनोबा भावे की यात्रा को, सुनील दत्त की यात्रा को, इन सारी यात्राओं को दोबारा से पढ़ते हुए, समझते हुए इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करना शुरू करें। याद रखिएगा, देश एक बार टूटा था धर्म के नाम पर, क्योंकि जिन्ना और सावरकर जैसे लोगों ने देश का माहौल ऐसा बना दिया था
कि दोनों धर्मों के लोगों ने साथ रहना अस्वीकार कर दिया था। अगर आज फिर नफरत फैलेगी, अगर आज फिर सारे धर्मों के बीच में इस तरह का विद्वेष फैलेगा, तो भूलिए मत कि 80s में खालिस्तानी आंदोलन ने इस देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। देश के कोने कोने में अगर इस तरह के आंदोलन शुरू हुए तो देश की आत्मा और देश का शरीर दोनों घायल होंगे, जो किसी नागरिक के लिए, किसी देश प्रेमी के लिए एक अच्छा दृश्य नहीं होगा। तो इतिहास का सबक यह है, तोड़ो मत जोड़ो। शुक्रिया।